आज हमसे रूबरू हैं प्रोफेसर संजय लोढ़ा। आपका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर लोढ़ा, भारतीय गणतंत्र के 70 वर्ष जो हैं हो गए हैं। इस दौरान क्या क्या हमारी बतौर गणतंत्र उपलब्धियां रही? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि हमारा जो गणतंत्र है वो सलामत रहा और नियमित रूप से आगे बढ़ा। लोगों की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में, साथ ही साथ संविधान के माध्यम से जिस विचारधारा का विकास किया गया था, जो उद्देश्य इस नवोदित राष्ट्र के लिए सोचे गए थे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में पिछले जो 7 दशक से अधिक का समय रहा है, उसमें आशातीत प्रगति हमारे देश ने की है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब हम एक सापेक्ष या तुलनात्मक दृष्टि से अपने चारों ओर देखते हैं। चाहे अफ्रीका के महाद्वीप को देखें, एशियाई महाद्वीप में अन्य देशों को देखें, या अमेरिका, लैटिन अमेरिका में भी देखें, तो ऐसे कई देश थे जो कि भारत के आसपास ही आज़ाद हुए थे। उन्होंने भी अपने एक स्वाधीन देश के रूप में, एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन 2-3 दशकों के भीतर ही हमने देखा कि इन महाद्वीपों के कई देशों की जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक यात्राएं थी, उनमें कई प्रकार की अड़चनें आईं और वहाँ पे या तो सेना का शासन हो गया या किसी डिक्टेटर ने सत्ता हथिया ली और लोगों की जो बुनियादी स्वतंत्रताएं थी, अधिकार थे, वो उनसे छीन लिए गए। तो उस दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि हमारी जो यात्रा 7 दशक से अधिक की रही है, बहुत ही सफल रही है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरी करने वाली रही है। हमारा ये चयन कि हम गणतांत्रिक राष्ट्र रहें, अगर हम मुड़कर देखें तो क्या ये चयन सही था? देखिए, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लगभग एक लंबा संघर्ष हमारा रहा कॉलोनियलिज़म के ख़िलाफ़, उस संघर्ष के दौरान ऐसी कई अपेक्षाएं, ऐसे कई मूल्य, ऐसी कई लेजेसीज़ हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उन्होंने अपने सामने रखी। और उसमें से एक लेजेसी यह भी थी, यदि हम अतीत को भी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समय भारत में था जब छोटे छोटे गणराज्य हमारे यहाँ स्थापित थे। और उसके बाद भी जहाँ तक कि ग्रामीण व्यवस्था का प्रश्न उठता है, चाहे कोई भी सल्तनत रही हो, कोई भी राजा रहे हों, कोई भी बादशाह रहे हों, ग्रामीण स्तर पर जो स्वायत्त इकाइयाँ थीं वो पहले की तरह बनी रहीं। किसी भी राजा या बादशाह की जो सल्तनत थी, उन्होंने ग्रामीण भारत को पेनिट्रेट नहीं किया या डिस्टर्ब नहीं किया। तो जब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे थे और हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे, जिनमें से कई ऐसे थे जो कि एक आधुनिक भारत की बात भी कर रहे थे, ऐसे कई नेता थे हमारे स्वाधीनता सेनानी जिन्होंने कि पश्चिम की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर शिक्षा हासिल की थी, अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। और वहाँ के जो आधुनिक लोकतंत्र के मूल्य थे, स्वतंत्रता की बात जो थी, समानता की बात थी, न्याय की बात थी, ये सारी शिक्षा भी वो हासिल करके आए थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनका ये ऐसा एक फ़लसफ़ा था, एक ऐसी विज़न या दृष्टि थी कि जब भी देश आज़ाद होगा, हम एक ऐसे देश की नींव रखेंगे, एक ऐसी व्यवस्था अपनाएंगे जिसमें जो हमारी पॉलिटिकल लेजेसी है, जो हमारा अतीत है, वो जो हमारी विरासत है, उसको भी हम रखें, और साथ ही साथ जो ईविल्स हमारे समाज में थे या जो कमज़ोरियाँ हमारे समाज में थीं, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर करने के लिए कैसे एक आधुनिक राष्ट्र की स्थापना, एक आधुनिक राज्य की स्थापना की जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक ऐसे प्रयास स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी हुए। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी, जब अंग्रेज़ों ने यह कहा कि आप स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, स्वदेशी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप अपना संविधान भी बना सकते हैं क्या? तो उस समय जो अग्रणी नेता थे नेहरू जी की, मोतीलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में वो रिपोर्ट आई थी, जिसमें इन सभी मूल्यों को, गणतंत्र को, लोकतंत्र को स्थापित किया गया था। तो मैं यह समझता हूँ कि ये जो हमारी लेजेसी थी, जो हमारा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री रहा है स्वाधीनता आंदोलन का, उस सब में ये बातें विशेष रूप से उभर कर आई थी कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसमें गणतंत्र की जो बुनियादी एक इमारत है उसको मजबूत किया जाएगा। प्रोफेसर संजय लोढ़ा हमारे ख़ास मेहमान हैं। प्रोफेसर लोढ़ा, 70
सालों का ये गणतंत्र का हमारा सफ़र, बताएं कि हमने इतना बड़ा संविधान बनाया, बहुत सारे उसमें संशोधन किए, और इसे हम ज़मीन पर देखें विकास के स्तर पर, तो माना जाता है कि बहुत सारे राष्ट्र जिन्होंने बाद में आज़ादी पाई या जिनके पास इतना बड़ा संविधान नहीं है या जिनके पास ऐसी सुचारू लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं भी रही, वे विकास पर बहुत आगे बढ़ गए। तो विकास के धरातल पर ये हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था, इसे आप कैसे आंकते हैं? यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ और जो संविधान सभा की बहस चली, लगभग 3 वर्षों तक यह बहस चली थी, टू बी एग्जैक्ट लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन तक हमारे संविधान निर्माता संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए उस पर बहस करते रहे। नेहरू जी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे प्रारंभ में, और उसी के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और अनेक जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे जो संविधान सभा के सदस्य बने, उनकी अग्रणी भूमिका उसमें रही थी। तो यह बात उनके जहन में भी थी। जो आपका प्रश्न है, जो विकास की बात कर रहे हैं, और मैं इस प्रश्न को इस रूप में लेता हूं कि आप आर्थिक विकास की ओर या लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे संविधान के 2 भाग इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, भाग 3 और भाग 4। भाग 3 के माध्यम से हमारे संविधान ने एक आधुनिक राज्य की स्थापना की जिसमें लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, और यह कहा गया है कि जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ये कहा कि पार्ट 3 जो है वो भारत के संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में यह बहस भी हुई कि जिस संविधान को हम बना रहे हैं, क्या उस संविधान के माध्यम से लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, फूड सिक्योरिटी की है, रोज़गार की है, कम्युनिकेशंस की हैं, क्या ये बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं इनको हम भाग 3 का हिस्सा बना सकते हैं क्या? काफ़ी लंबी बहस चली, काफ़ी लोगों ने कहा यह किया जाना चाहिए। स्वयं नेहरू भी इस मत के थे, क्योंकि नेहरू ने काफ़ी लंबी सोवियत संघ की यात्रा की थी और उनके ऊपर समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा का बहुत प्रभाव था। तो वो भी यह समझते थे कि हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण भी हमारी संविधान सभा में था, जिसमें लोगों ने यह स्वर उठाया कि ऑफ कोर्स ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन क्या एक राष्ट्र जो कि एक लंबे अरसे तक गुलाम रहा है, जिसका आर्थिक ढांचा, जिसका बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, जिसका बहुत अधिक अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण किया गया है, ओवरनाइट, रातों रात क्या इस स्थिति में होगा कि लोगों की इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसीलिए कलेक्टिवली सबने यह निर्णय लिया कि ये जो बुनियादी बातें हैं, जो एक न्यायपूर्ण समाज से संबंधित है, जो आर्थिक समानता से संबंधित हैं, जो रोज़गार के अवसरों से संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित है, इनको हम संविधान के भाग 4 में रखते हैं, जिसे कि हम राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहते हैं। मैं यह समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि पिछले 70 वर्षों की जो यात्रा हमारी रही है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सभी सरकारों का यह एक प्रयास, सतत प्रयास रहा है कि भाग 3 तो हमने लोगों को दे दिए, अधिकार तो दे दिए, लेकिन ये जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, इनके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। और आज 1947 की तुलना में या 1950 की तुलना में आज यदि हम अपने चारों ओर नज़र डालें तो काफ़ी तेज़ी से विकास हमारे देश में हुआ है। यह ज़रूर मैं आपसे इस बात को एडमिट करूँगा कि जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं लोगों की थी, जितना ज़्यादा लोगों को यह होप थी, एक्सपेक्टेशन थी कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, फूड सिक्योरिटी, ये सब अधिकार मिल जाने चाहिए, ये सभी सुविधाएं मिल जानी चाहिए, उतना हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक नवोदित राष्ट्र जो अभी केवल 70 वर्षों की जिसकी उम्र है, ये एक्सपेक्ट करना कि ये सभी बातों को पूरी तरीके से लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए, मुझे लगता है थोड़ा सा वो हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन हम लगातार उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सभी सरकारों ने इसके लिए कार्य किया है और मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी इसकी ओर लगातार प्रयास चलता रहेगा। आपने सोवियत संघ का जिक्र किया, तो इस प्रश्न को 2 भागों में बांटते हैं। हमारा समाजवादी मॉडल, बाद में समाजवाद
शब्द भी संविधान में हमारे जोड़ा गया, और उसके बाद जो ओपन इकोनॉमी, क्या हम हमारी इन व्यवस्थाओं को दो भागों में इस ढंग से बांट सकते हैं? जहाँ तक कि आर्थिक नीति को लेकर हम चर्चा करें तो एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अपनाने की जगह मैं यह समझता हूँ कि एक देश का जो नेतृत्व होता है उसमें इतनी सूझबूझ होती है, वह यह समझता है कि देश की ज़रूरतें क्या है, देश के पास संसाधन क्या हैं, और उनके अनुरूप फिर नीतियों की तैयारी होती है। जब देश आज़ाद हुआ, जब हमने संविधान लागू किया, उसके बाद उस समय की जो परिस्थितियां थीं उसमें यह बहुत स्पष्ट था कि हम निजी क्षेत्र के माध्यम से या फ्री इनिशिएटिव के माध्यम से या फ्री इकोनॉमी के माध्यम से देश का तेज़ी से विकास नहीं कर पाएंगे। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को या सरकार को या राज्य को एक बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको धीरे धीरे उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो यही बात हुई, जो प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत हमारे यहाँ हुई और लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ बनी। 2013-14 तक ये पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से सारी चीज़ें होती थीं। तो उस समय के लिए, उस समय की जो परिस्थितियां थीं, लोगों की जो अपेक्षाएं थीं, राज्य क्या कर सकता था क्या नहीं कर सकता था, मुझे लगता है कि ये काफ़ी उसके अनुकूल थी। ऐसा नहीं है कि उस समय ऐसे नेता नहीं थे या ऐसे लोग नहीं थे जो उस समय भी यह चाहते थे कि प्राइवेट इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम लिया जा सकता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का, या मीनू मसानी जी का, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का, महामना जी भी उसमें थे। ये लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि नहीं, एक ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी जो विचारधारा थी जिससे नेहरू बहुत प्रभावित थे, उन्होंने, जो आपने सोवियत संघ का जिक्र किया, तो उन्होंने ये सब देखा था वहाँ के अंदर, और इसीलिए उन्होंने ये उचित समझा कि प्रारंभ में हम अपनी व्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल के माध्यम से चलाएंगे। जब विश्व भर के अंदर तब्दीलियां होने लगी 1980 के दशक के साथ, हमारा जो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है चीन के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके साथ साथ यह महसूस किया गया कि अब हमारे देश के अंदर एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जिसमें कि राज्य को उसका जो बहुत बहुव्यापी मल्टी डायमेंशनल रोल था उसको थोड़ा कम करके और प्राइवेट सेक्टर को और स्पेस दिया जाना चाहिए। तो उसी के अनुरूप हमारी अर्थनीति के अंदर परिवर्तन हुआ, जिसे आज हम LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में, और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसके माध्यम से इसको देश के अंदर बढ़ावा दिया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने तो उन्होंने अपने लगभग 5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर काफ़ी इसको बढ़ावा दिया, जिससे कि दुनिया में भारत एक ICT पावर के रूप में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पावर के रूप में एस्टैब्लिश हुआ। और जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो जो लिबरलाइजेशन की या प्राइवेटाइजेशन की जो आवश्यकताएं थीं वो बढ़ती गईं। हालांकि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर और रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि जो ये दौर चला है आर्थिक सुधारों का, तो कई विश्लेषक ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो 1 कदम आगे 2 कदम पीछे वाले रहे हैं। हमने जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात की तो जिस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए था संभवतः उस तरीके से नहीं हो पाया। मैं किसी भी एक व्यक्ति या एक सरकार को इसके लिए दोषारोपण नहीं करूँगा, सभी सरकारें इसके अंदर इन्वॉल्व रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो अगर आर्थिक आंकड़ों की ओर हम नज़र डालें, NSSO को देखें या नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे आया अभी हाल, उसको देखें, तो उनसे ये प्रतीत होता है कि आर्थिक विषमताएं हमारे समाज में पिछले 15-20 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और जो अपेक्षाएं थीं कि बुनियादी चीज़ें राज्य उपलब्ध कराएगा, 2004 से 2009-10 के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाए गए थे, चाहे वो राइट टू एजुकेशन की बात हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल सिस्टम के लिए सूचना का अधिकार लाने की बात हो। तो ये सब बातें इसलिए वापस से आईं
क्योंकि हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि एलपीजी के माध्यम से जो गुड्स डिलीवर होने चाहिए थे लोगों को, विशेषकर से जो वंचित समूह हैं उनको होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। इसीलिए सरकार ने फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई की जिससे कि इन लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। और मौजूदा सरकार जो पिछले 2014 से जो सत्ता में आई है, उसकी भी ये सोच रही है, ऐसी कई योजनाएं, ऐसे कई इंटरवेंशंस, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या भामाशाह योजना हो, लोगों के मकान को लेकर के योजना हो, ये बातें अभी भी आगे बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा एक रीथिंकिंग की आवश्यकता है कि किस सीमा तक हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए और कहाँ राज्य को अपने स्तर पर लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए, ताकि जो एक गैप सा नज़र आ रहा है कि हमने लोकतांत्रिक गणतांत्रिक ढांचे को तो बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर लिया है, लेकिन उस ढांचे ने जो लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं थीं उसको पूरा करने में जितना सफल उसको होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर संजय लोढ़ा। प्रोफेसर लोढ़ा, एक तरफ लोकतंत्र है जिसमें वोट के ज़रिए लोग चुने जाते हैं और एक तरफ ये प्रतिनिधि जिन्हें हम बिठाते हैं, तो ये कहीं ब्रिटिश मॉडल से तो प्रभावित नहीं, और जिस ढंग से बहुत सारे इस तरह के संगठनिक पदों पर विवाद हुए हैं, इस प्रणाली का हमारे यहाँ होना उचित है? पिछले 70 वर्षों का जो संस्थागत और राजनीतिक विकास देश में हुआ है, जो संवैधानिक विकास हुआ है, यदि हम इनका विश्लेषण करें तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार की धाराएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली धारा, जो आपका सीधा साधा भी प्रश्न था कि इंस्टीट्यूशंस को लेके या जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लेकर के क्या स्थिति है, उसी में आपने दूसरा एक प्रश्न और भी जोड़ा था, हमारे जो प्रतिनिधि हैं चुने हुए, उसका संबंध इलेक्टरल पॉलिटिक्स से है, चुनावी राजनीति से है। और अब तक जो चर्चा हम करते आए हैं बुनियादी आवश्यकताओं को लेके लोगों की, उसका संबंध एक तीसरी राजनीति की धारा से मैं जोड़ना चाहूँगा, और वो है पॉलिटिक्स ऑफ मूवमेंट। तो ये 3 तरह के राजनीति के मुख्य स्वर पिछले 70-71 वर्षों में हमें देखने को मिले हैं। एक तो पॉलिटिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस या संस्थाओं की राजनीति, दूसरी इलेक्टरल पॉलिटिक्स या चुनावी राजनीति, और तीसरी आंदोलनात्मक राजनीति। इंस्टीट्यूशंस को लेके, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, हमारे संविधान ने बहुत ही सही स्पष्ट व्याख्या की थी कि किसकी क्या भूमिका है। एक लंबा दौर 1970-75 तक, 1950 से लेकर लगभग 25 वर्षों तक ऐसा चला, जिसमें कि चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो या राज्यपालों का पद हो, उनका जो महत्व था वो काफ़ी गौण था, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन जैसे जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेशन कम हुआ, उसका प्रभाव हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पड़ा, और एक लंबा फेज़ आप देख लीजिए कि 1977 के बाद से लेके और 1999 तक कोएलिशन पॉलिटिक्स का रहा, जिसमें चूंकि सरकार के कुछ अंग कमज़ोर हुए, लेजिस्लेचर कमज़ोर हुई, एग्जीक्यूटिव कमज़ोर हुई, तो उस ज़माने के अंदर हमने देखा कि जुडिशियल एक्टिविज़म हमारे सामने आया। कई ऐसी बुनियादी चीज़ें थीं जिसमें सरकार या लेजिस्लेचर एक्शन नहीं ले सकी, तो उस गैप को जुडिशियल एक्टिविज़म के द्वारा फुलफ़िल किया गया। इसी प्रकार से जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जो अब पहले की तुलना में ज़्यादा ऑटोनमस तरीके से काम करती आई हैं। पहले चूँकि जैसा मैंने आपको कहा कि डोमिनेंस होने से इन इंस्टीट्यूशंस की जो ऑटोनॉमी थी, ऑब्जेक्टिविटी थी, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, लेकिन कोएलिशन एरा के अंदर ये सारी इंस्टीट्यूशंस काफ़ी मजबूत हो गई। अब वापस एक ऐसा दौर हमारे सामने आ रहा है जहाँ की लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है सिस्टम के अंदर। तो पॉइंट हमें यह समझना चाहिए कि जो पॉलिटिकल लेवल पर उतार चढ़ाव होता है, उसका असर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग के ऊपर पड़ता है। जहाँ तक दूसरी राजनीति का मैंने आपका जिक्र किया, इलेक्टरल पॉलिटिक्स का, तो इसमें भी अलग अलग चरण हमारी राजनीति में रहे हैं। एक लंबा फेज़ आया जो सिंगल पार्टी डोमिनेशन था, जिसे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कहा था। फिर कोएलिशन एरा आया। अब वापस से कुछ विश्लेषक यह कह रहे हैं कि यह
उत्तर कांग्रेस काल भारतीय राजनीति का है, जिसमें कांग्रेस का पार्टी का जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है और उसकी जगह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आगे आई है और उसी प्रकार का एक डोमिनेशन पॉलिटिक्स का दिख रहा है। यहाँ पर चुनावी राजनीति को यदि हम एनालाइज करें आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर, तो यह लगता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन विसंगति यह है कि लोगों की पॉलिटिकल चॉइस कम होती गई है। इसको मैं इस रूप में आपको बताना चाहूँगा, श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पहले जो एक क्लैरिटी थी, आइडियोलॉजिकल डिवाइड था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कि कुछ पार्टीज़ लेफ़्ट थी, कुछ पार्टीज़ राइट थी, कुछ पार्टी सेंट्रिस्ट थी, तो लोगों के पास एक चॉइस हुआ करती थी कि भाई हमें विचारधारा के आधार पर किसका समर्थन करना चाहिए, किसका समर्थन नहीं करना चाहिए। आज ये हो गया है कि जो वैचारिक अंतर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में था वो लगभग ख़त्म सा हो गया है, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस कहते हैं। एक ही प्रकार की बात सब लोग, मिक्स्ड इकोनॉमी छोड़ दी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सभी इसकी चर्चा करते हैं। तो ये एक विसंगति कह लीजिए या एक प्रकार का पैराडॉक्स हमारी राजनीति का कह लीजिए कि जिस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया उसमें आज एक ऐसी विसंगति नज़र आ रही है कि समाज के कई तबके हैं जो अब रिप्रेजेंटेशन नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र के विकास के लिए मुझे लगता है एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। एक बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुसंस्कृति समाज के अंदर सभी तबकों को बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तीसरी धारा जो आपके प्रश्न से जुड़ी हुई है, जो मैंने इंगित की कि पॉलिटिक्स ऑफ मूवमेंट्स, आंदोलनात्मक राजनीति। हमारा देश आज़ाद आंदोलन की वजह से हुआ और आज़ादी के बाद अब तक पिछले 70 वर्षों में ऐसी कई बुनियादी चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं जिनको लेकर कि देश में आंदोलन हुए। किसानों के आंदोलन हुए, महिलाओं के आंदोलन हुए, दलितों के आंदोलन हुए, आदिवासियों के आंदोलन हुए, मज़दूरों के आंदोलन भी एक ज़माने में काफ़ी प्रबल रूप से हुआ करते थे 1960 और 1970 के दशक में। तो इन आंदोलनों के द्वारा सरकार के सामने प्रेशर ग्रुप्स के रूप में, दबाव समूह के रूप में कई ऐसी चीज़ें रखी गई। जैसे मैं, चूँकि हम राजस्थान में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ विशेष रूप से एक संगठन का नाम लेना चाहूँगा जिसने कई बातें सरकार के सामने रखी, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे वो रोज़गार का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो। ये तमाम जो 5 मुख्य अभियान देश के अंदर चले थे 1990 के दशक के अंदर, तो ये जो 3 ट्रेजेक्टरीज हमारी राजनीति की हैं, एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स, एक इलेक्टरल पॉलिटिक्स और तीसरी मूवमेंट पॉलिटिक्स, ये हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत किए हुए है। मैं अवश्य इस बात को स्वीकार करूँगा कि इसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज जिस प्रकार की विडंबना हमें दुनिया के सबसे मजबूत, इकोनॉमिकली पावरफुल डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिल रही है, उस प्रकार का कोई डेवलपमेंट हमारे देश में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अधिक प्लूरैलिटी है, डाइवर्सिटी है, और इस प्लूरैलिटी और डाइवर्सिटी को बचाए रखने में हमारे संविधान की बहुत अहम भूमिका रही है। आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर संजय लोढ़ा। प्रोफेसर लोढ़ा, गणतंत्र का हमारा ये सफ़र अब तक तो अच्छा रहा क्योंकि गणतंत्र अपनी मजबूत जड़ों के साथ कायम। बताएं कि क्या देखते हैं आप, भविष्य में हमारा गणतंत्र इसी स्वरूप में आगे विद्यमान रहेगा या इसमें कुछ और चेंजेस अच्छे या बुरे होंगे? देखिए, जहाँ तक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न उठता है, जो संविधान की प्रस्तावना है या जो प्रियम्बल है, जिसमें ये बात कही गई है प्रारंभ में ही कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था, ये 5 मुख्य मूल्य हमने स्थापित किए और उसी के आगे संविधान जस्टिस की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की बात करता है। तो ये जो आधारभूत मूल्य हमारी व्यवस्था के हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आने की गुंजाइश आने वाले वर्षों में या दशकों में है। यह अवश्य हो सकता है कि ये जो मूल्य हैं, इनके सापेक्ष महत्व में कहीं उतार चढ़ाव हो सके या हो जाए, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि जहाँ तक कि सोशलिज्म का एक मूल्य था, तो अब यद्यपि संविधान में वो बना हुआ है, पर उसमें साथ ही साथ अब जिस प्रकार के परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुए हैं,
उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है इसको हमने पीछे की सीट पे फ़िलहाल डाल दिया है। हालांकि अगर आप चुनावी राजनीति को देखें तो हर चुनाव के आने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हीं सब मूल्यों की बात करती है जो समाजवाद के द्वारा स्थापित किए गए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका जो चाल चलन होता है वो थोड़ा बदल जाता है। आर्थिक रूप से विषमता देश में बढ़ रही है, तो ये कुछ एरियाज़ ऑफ कंसर्न डेफिनेटली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नज़र आते हैं। लेकिन जैसा मैं लगातार कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था की गई है, तो जब भी कोई एक सरकार का अंग अपनी भूमिका का निर्वाह करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा जो अंग है वो उसके ऊपर काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अनुरूप काम नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर आ जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर, जिसे हम फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पे आ जाती है। तो ये सिस्टम इस तरीके से चलेगा। बैलेंसिंग जो संतुलन है हमारी राजनीतिक व्यवस्था का, मुझे लगता है वो बना रहेगा। जो कंसर्न वाले क्षेत्र मैंने आपको बताया, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हों, चाहे देश की पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं कमज़ोर हो जाती हैं तो मोबिलाइजेशंस के माध्यम से जो नॉन पार्टी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के माध्यम से सरकार के ऊपर चेक लगाने की कोशिश की गई। तो व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इस प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हों या नॉन इंस्टीट्यूशनल हों, कि जो रास्ता संविधान के द्वारा चुना गया है हम उससे ज़्यादा अलग नहीं हो सकते हैं, और वही हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर संजय लोढ़ा। प्रोफेसर लोढ़ा, जाते जाते संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि आपको अगर चुनने के लिए कहा जाए इन 7 दशकों के बाद भारतीय गणतंत्र की कौन सी 3 ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिन्हें आप देश और दुनिया के सामने कोट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यह रखना चाहूँगा कि पिछले 7 दशकों में हमारे समाज की जो विविधता है, जो बहुलता है, जिसमें कई प्रकार की बातें, चाहे धर्म को लेकर के हो, भाषा को लेकर के हो, संस्कृति को लेकर के हो, क्षेत्र को लेकर के हो, ये बहुलता हमने बना के रखी है। और हमारे गणतंत्र की जो इमारत डेवलप हुई है उसमें इस प्लुरैलिटी ने, इस विविधता ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो वो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मानता हूँ हमारे गणतंत्र की उपलब्धि के रूप में। दूसरी बात जो मैं हमारी उपलब्धि के रूप में रखना चाहूँगा कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघवादी या संघात्मक ढांचा, वो हमने पहले की तुलना में बहुत मजबूत किया है। अब किसी भी सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वो राज्यों की भूमिका को गौण कर दें। एक समय ज़रूर था जब राज्यों की भूमिका गौण थी, लेकिन राज्यों की स्वायत्तता की मांग बहुत ज़ोर से उठी। आयोग बने, सरकारी आयोग बना, पुंछी आयोग बना, और वो जो इम्बैलेंस केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच में हो रहा था, उस इम्बैलेंस को वापस से रिस्टोर किया गया और राज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। और मैं ये मानता हूँ कि जो कोएलिशन पॉलिटिक्स रही उसकी वजह से भी रीजनल एजर्शन या राज्यों का जो स्वरूप है वो और मजबूत हुआ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा श्रोताओं के लिए, वो ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्होंने कि पिछले लगभग 70-80 वर्षों में, आज़ादी के बाद या उससे पहले भी, लगातार निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से सभी 5 वर्षों के अंतराल पर चुनाव कराए हों। हमारे यहाँ इतना बड़ा देश होने के बाद, करोड़ों मतदाताओं होने के बाद, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होने के बाद भी लगातार हमारे देश में 5 वर्षों के बाद चुनाव हुए हैं, और चुनाव अलग अलग स्तरों पर हुए हैं, चाहे वो संसद लोकसभा के लिए हों, चाहे विधानसभाओं के लिए हों, और 1993-94 के बाद जो
73वां और 74वां संशोधन हुआ। उसके बाद में पंचायत व्यवस्था और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वहाँ भी नियमित रूप से 5 वर्षों के बाद चुनाव निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं। इसकी सफलता का सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो ये है कि जहाँ पहले वोटिंग टर्नआउट लगभग 40% हुआ करता था, आज लगभग पूरे देश में यह वोटिंग टर्नआउट बढ़कर 70% के आसपास अलग अलग चुनाव में हो गया और स्थानीय स्तर पर तो ये 90% तक भी पहुंच जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रल सिस्टम है या जो हमारी चुनावी व्यवस्था है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। कई विश्व के विकसित देश हमसे इस बारे में जानकारी लेते हैं, शिक्षा लेते हैं कि कैसे इतना मजबूत चुनावी ढांचा हमने अपने यहाँ खड़ा किया। तो ये 3 बातें, कई बातें हैं जो कि बताई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि आपने 3 ही बातें कही, मैं समझता हूँ ये 3 सबसे बड़ी बातें हैं जो कि हमने दुनिया के समक्ष सफलतापूर्वक रखी हैं। प्रोफेसर संजय लोढ़ा, भारतीय गणतंत्र के 7 दशकों के इस सफ़र को हम करते हैं सलाम।